हम लोग बात कर रहे थे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में और हमने सबसे पहले उसमें पढ़ लिया था मोटर व्हीकल कन्वेंस के बारे में। फिर हमने उसमें पढ़ा था फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज और अदर सर्विसेज के लिए, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आज हम बात करते हैं क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 17(5) सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो देखिए जैसे मान लिया मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं तो या बना रहा हूं, उसमें क्या होगा ये बात हमें पता है कि आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय टैक्स पेयर अदर देन ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल। ये तो हमें पता है, केवल प्लांटर मशीनरी के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है। ये हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ लिया था। बट व्हाट हैपन इफ ए टैक्स पेयर procures goods and service and construct an immovable property for being used in the course or furtherance of business without a willing service of work contractor। मान लिया हम खुद ही बना रहे हैं, हमने किसी से कोई सर्विस नहीं ली, खुद ही हम चीजों का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। तो जो चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उससे क्या हमें आईटीसी मिलेगा? तो आंसर है नो। आईटीसी अलाउ नहीं है। गुड्स या सर्विसेज जो भी हमने ली है टैक्सेबल पर्सन ने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी on his own account, even though such goods services are used in the course and furtherance of business। मान लिया बिजनेस के लिए यूज हो रही है फिर भी अलाउ नहीं होगा। Thus, ITC on goods services used in the construction of immovable property is blocked only in those cases where the taxable person construct the immovable property for his own use, even if the immovable property being constructed in the course of furtherance of business। तो अगर हम खुद बना रहे हैं तो भी हमें नहीं मिल पाएगा आईटीसी और ब्लॉक रहेगा। तो आईटीसी ऑन गुड्स सर्विसेज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। पहला कि प्लांटर मशीनरी के लिए यूज कर रहे हैं जो एलिजिबल है उसके लिए मिल जाएगा। दूसरा, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज नॉट कैपिटलाइज्ड, अगर हम कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कैपिटलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि बिल्डिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमें मिलता नहीं है, तो हम कुछ कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मिल जाएगा। व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज नॉट ऑन ओन अकाउंट, हम अपने लिए नहीं बना रहे, अपने लिए बनाएंगे तो ब्लॉक है। तो इन 3 सिचुएशन में आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। एक कंपनी बाय सीमेंट, tiles, etc. and avails the service of an architect for construction of office building। तो अगर हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो वो तो ब्लॉक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। M&N Construction procure cement, paint, iron rods and service of architects and interior designers for construction of commercial complex for one of its clients। तो यहां पर क्या हो गया, हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हम किसी और के लिए बना रहे हैं और हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलाउड है। 33, कंपनी ने सीमेंट टाइल खरीदा है, सर्विस ली आर्किटेक्ट की रेनोवेशन के लिए। अब रेनोवेशन के लिए है और ये खर्चा पीएनएल में डाल रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं कर रहे तो अलाउड है, क्योंकि कंडीशन ये है कि हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, तो अलाउड है। ITC on goods services used by automobile company for construction of a foundation on which machinery is to be mounted। प्लांटेड मशीनरी के लिए अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अब हमने 4 चीजों को अभी तक देख लिया है। अब हमारे पास है नंबर 5 की नई चीज, और वो है इनवर्ड सप्लाई चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन लिवाई क्लोज ई। कंपोजिशन लिवाई सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था कि अगर हम कम टैक्स देना चाहते हैं, झंझट से बचना चाहते हैं, तो हम सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन कराकर कंपोजिशन लिवाई ले सकते हैं। कंपोजिशन लिवाई में क्या होता है, टैक्स कम लगता है, लेकिन जो सप्लायर है वो टैक्स इनवॉइस भी नहीं दे सकता है, अपने कस्टमर से टैक्स ले भी नहीं सकता है, और आईटीसी भी क्लेम नहीं कर। तो जब आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकता है, तो वहां पर तो कोई आईटीसी है ही नहीं, ऑलरेडी पता है। A supplier registered under composition scheme cannot collect tax from its customer. Thus, such supplier issues bill of supply and noted tax invoice. Tax invoice तो वो issue ही नहीं कर सकता, वो bill of supply issue करता है. Composition supplier pays a lump sum tax at a specified rate on its quarterly turnover. Tax paid on goods and or services under composition scheme is not available as ITC for the receipt. तो ये हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमने 5 देख ली। छठे नंबर पर है इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है वो पहले ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है। एसेंशियली ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट उसने क्या करा है, उसने कुछ सप्लाई करा है इंडिया, लेकिन उसका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। टैक्स पेड ऑन गुड सर्विसेज रिसीव्ड बाय सच नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट available as ITC. However, tax paid by him on imported goods is allowed as ITC. तो जो हमारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उसने कोई इंपोर्ट किया है तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। Whereas ITC on goods imported by non-resident taxable person is allowed, ITC on service imported by him is blocked. तो उसके लिए क्या अलाउड है, आईटीसी गुड्स पर अलाउड है उसके लिए, और आईटीसी सर्विसेज पर ब्लॉक है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में हमने बात करी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का कोई फिक्स प्लेस नहीं है, ठीक है। तो टैक्स पेड ऑन गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड बाय सच नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो या दोनों, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। इंपोर्टेड गुड्स पर मिलेगा, इंपोर्टेड सर्विसेज पे नहीं मिलेगा। तो नॉन रेजिडेंट को केवल किस पे मिलेगा, इंपोर्टेड गुड्स पर, बस, और किसी चीज पर नहीं मिलेगा। अब हम 7 नंबर पर आ जाते, वो है आप कोई इनवर्ड सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज ले रहे हैं, उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बार बार देख रहे थे जो कंडीशन है वो ये है कि आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आप उस माल का या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दर, वेयर गुड्स और सर्विसेज आर यूज पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, पार्टली अदर पर्पस, तो वो पार्टली पर्पस जो अदर के लिए वो मिलेगा नहीं, केवल बिजनेस पर्पस के लिए आपको आईटीसी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो गुड्स या सर्विसेज है जिस पर आप आईटीसी लेना चाहते हो, उसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए क्या होना जरूरी है। अगर आपने उसको पर्सनल यूज के लिए लिया तो बिजनेस के लिए तो है नहीं, तो वो ब्लॉक है।
फिर उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है, जनरली है कि नॉन बिजनेस यूज को आप पर्सनल यूज के। एग्जाम्पल नंबर 35, मिस्टर एक्स के पास एक ग्रोसरी स्टोर है, उसने राइस व्हीट बिस्किट लिया है अपने स्टोर में बेचने के लिए। उसने 10 किलो चावल और गेहूं अपनी वाइफ को दिया है पर्सनल यूज के लिए। इस पर उसको आईटीसी नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये पर्सनल यूज हो रहा है, नॉन बिजनेस यूज हो। हम 7 चीजें देख चुके हैं ब्लॉक क्रेडिट। अब हम 8th नंबर पर देखते हैं फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन। क्लोज एच ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। यहां पर भी सेम बात है कि जो माल हम बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं और या कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, जिस पर आउटपुट टैक्स नहीं दे रहे हैं, उस पर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते। तो अगर हम गुड्स गिफ्ट की तरह दे रहे हैं, सैंपल की तरह दे रहे हैं, माल खराब हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो आईटीसी इन पर अवेलेबल नहीं होगा। आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाएगा, चाहे माल चोरी हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, फ्री सैंपल है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपली अगर हम देखें, ITC is available only for the payment of tax on output supply. If no tax is payable on output, ITC हमारा एलिजिबल नहीं होगा। ITC in the hands of supplier in respect of sales promotional schemes, sample and free gifts. Sample which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as a supply under GST. एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ स्केड्यूल 1, जहां पर बिना कंसिडरेशन के चीजों को भी हम सप्लाई मानते हैं। अदरवाइज जनरली जो सैंपल होता है या फ्री गिफ्ट होता है वो सप्लाई में नहीं आता, और अभी अभी हमने पॉइंट में पढ़ा कि उस पर जीएसटी ब्लॉक है। आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल to the supplier on the input services and capital goods to the extent they are used in relation to gift free sample distributed without consideration. However, where the activity of distribution of gifts or free sample falls within the scope of supply, Schedule 1 के हिसाब से अगर वो सप्लाई है तो आईटीसी क्लेम किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं करा। Buy one get one offer. This is not an individual supply of free goods, but a case of 2 or more individual supply where a single price is being charged for the entire supply. It can at best be treated as supply two goods for the price of one. जैसे हमने कहा एक शर्ट लो, एक शर्ट फ्री, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ। Taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is a composite or a mixed supply, and the rate of tax shall be determined as per the provision of section 8. कंपोजिट सप्लाई होता है जहां पर दोनों चीजों में एक इंटर रिलेटेड है और जनरली वो साथ में दी जाती है। मिक्स सप्लाई है, बिल्कुल अलग अलग चीजें और हम उसे जबरदस्ती मिक्स कर रहे हैं, नेचुरली बंडल्ड नहीं है, वो मिक्स सप्लाई होती है। कंपोजिट सप्लाई में जो मेन सप्लाई होती है उसका टैक्स रेट लगता है, मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट होता है वो लगता है। ठीक है। आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू द सप्लायर for the input services and capital goods used in relation to supply of goods service or both as part of such offer. तो आईटीसी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक तरीके से डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट जो पहले से ही पता होती है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, वो तो एलिजिबल होती है, तो उस पर हम डिस्काउंट
अलाउ करते हैं। जीएसटी के लिए भी तो ये भी आईटीसी मिल जाएगा। डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेम ऑफर, होता है ना, हमने कहा पूरे साल में आपने इतना माल खरीद लिया है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वो साल भर के एंड में पता होगा, लेकिन पहले से मालूम है, एग्रीमेंट पहले से। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर्स, ठीक है, बाय मोर सेम मोर स्कीम है, पोस्ट सप्लाई है, वॉल्यूम डिस्काउंट है। shall be excluded to determine the value of supply provided they satisfy the condition under section 15(3) जो अभी हमने पढ़ी थी, including the reversal of ITC by the recipient of the supply as it attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier. However, the supplier shall be entitled to avail the ITC of for such input services and capital goods used in relation to supply of goods or service or both on such discount. तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। Secondary discounts, these are the discounts which are not known at the time of supply or are offered after the supply is already over. The discount shall not be excluded while determining the value of supply, हमने पहले भी पढ़ा था, इस पर हम माइनस नहीं करते हैं और जीएसटी लग जाता है पूरी अमाउंट पर। There is no impact on availability or otherwise of ITC in the hands of supply in this case. तो कोई इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जीएसटी तो लग ही रहा है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी रिवर्सल व्हेन रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन ड्रग्स आर ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई, ये क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फार्मा बिजनेस में ये कॉमन है, दवाई के ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, इनवॉइस वगैरह बन जाता है ना। अब यहां पर क्लैरिफाई कर रखा है कि जब कई बार यह होता है कि जब होलसेलर देता है रिटेलर को, तो ये कंडीशन होती है कि अगर दवाई एक्सपायर हो जाएगी तो वापस ले लेगा, ठीक है, दवाई वापस ले लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सपायर्ड गुड्स अगर वो वापस करते हैं इधर बाय ट्रीटिंग द सेम एज फ्रेश सप्लाई और बाय इशूइंग द क्रेडिट नोट। अब दो बातें, मान लिया मैं हूं सप्लायर और मैंने आपको दवाई दी, जब मैंने आपको दिया दवाई दी तो उस पर एक्सपायरी डेट थी और मेरी हमारी आपस में एक कंडीशन तय हो गई कि अगर एक्सपायर हो जाएगा तो मैं वापस ले लूंगा। अब आपने मुझे वापस करा, अब आप क्या, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मुझे सप्लाई करें ये सामान और आप मुझे ये टैक्स इनवॉइस बनाकर दे दें कि आपने मुझे बेचा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा, और जो मैंने आपको माल दिया था वो आपके लिए इनपुट था, या आउटपुट है, सेट ऑफ हो जाएगा। दूसरा ये है कि मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करूं, तो क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में भी आप आईटीसी क्लेम कर ही लेते हैं। तो प्रोसीजर फॉर रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन बाय इशूइंग क्रेडिट नोटिस कवर्ड अंडर चैप्टर 10, तो उसमें कवर कर रखा है, लेकिन प्रोसीजर कवर किया है लेकिन अवेलेबल है। तो दो ऑप्शन मेडिसिन के केस में, या तो आप इसे फ्रेश सप्लाई मानते हुए आप मुझे एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दें, या क्या होगा कि क्रेडिट नोट में इशू कर दूं। रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय ट्रीटिंग द सेम एज फ्रेश सप्लाई, तो जैसा अभी हमने कहा इन केस पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज ए रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे आप मुझे वापस कर रहे हैं और आप रजिस्टर्ड है लेकिन कंपोजिशन वाले नहीं है, क्योंकि अगर कंपोजिशन वाले तो आईटीसी आप ले ही नहीं सकते। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से चाहें तो इसे फ्रेश सप्लाई मानते हुए आप मेरे पे टैक्स इनवॉइस इशू कर दें, ठीक है, इसे बोलेंगे रिटर्न सप्लाई, याद रखिए इसे क्या बोलेंगे, रिटर्न सप्लाई। द वैल्यू ऑफ सेड गुड्स as shown in the invoice on the basis of which the goods were supplied earlier may be taken as the value of such return supply। रेट वही लगाओगे जो पहले मैंने आपको दिया था, वही आप वापसी में रेट लगाओ। द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एज द केस में भी
who is the recipient of such return supply shall be eligible to avail ITC of tax levy on the said return supply subject to the fulfillment of condition. मेरे पास माल वापस आ गया है ना, तो मैं आईटीसी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन केस पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इसे कंपोजिशन टैक्स पेयर, आप कंपोजिशन टैक्स पेयर है। अब कंपोजिशन टैक्स पेयर तो टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकता है। He may return the said goods by issuing a bill of supply and pay tax at the rate applicable to a composition taxpayer. In this scenario, there will not be any availability of ITC to the recipient of return supply. मुझे तो ITC मिल नहीं पाएगा। In case the person returning the time expired goods is an unregistered person, he may return the said goods by issuing any commercial document without charging any tax on the। अगर या तो composition वाला है या अनरजिस्टर्ड है तो वो तो भैया बिना उसके ही नॉर्मल टैक्स, बिना टैक्स के ही इनवॉइस इशू करेगा। वेयर द गुड्स रिटर्न बाय रिटेलर होलसेलर एज ए फ्रेश सप्लाई आर destroyed by the manufacturer, she is required to reverse the ITC availed on the return supply in terms of section 17(5)(h)। देखिए क्या है, जो माल आया मेरे पास फ्रेश सप्लाई की तरह आया, रिटर्न सप्लाई आया, मेरे लिए परचेजेस है, मैं उस पर क्लेम कर लूंगा। लेकिन इसको क्लेम तभी तो करूंगा जब इसे मैं आगे बेचूंगा, क्योंकि कंडीशन मेन तो यही है कि माल को आगे बेचना है। लेकिन कई बार एक्सपायर्ड माल को आगे कैसे बेचूंगा, मैं उसका क्या करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा। अगर मैं डिस्ट्रॉय करूंगा तो फिर मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। It is pertinent to mention here that ITC which is required to be reversed in such scenario is the ITC availed on the return supply and not the ITC that is attributable to the manufacturer of such expired goods। तो रिटर्न कौन सा होगा, रिटर्न सप्लाई वाला, क्योंकि ये तो मैं आगे माल बेच ही नहीं रहा हूं। The clarification may also be applicable to return of goods for reason other than being time expired। तो एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। If a manufacturer has availed ITC of 10 at the time of manufacture of medicine value at 100 का वैल्यू है मेडिसिन का, और मैंने मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने 10 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लिया। अब ये माल वापस आ रहा है, एक्सपायरी हो गई। द आईटीसी अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश इनवॉइस इशूड बाय द होलसेलर इज 15। जो होलसेलर ने मुझे दिया है उसके हिसाब से क्या है, 15, क्योंकि मैंने उसे बेचा था तो मैंने उसे 15 लगाया होगा ना, तो जिस रेट पे बेचा उसने वही वापसी दे दिया, तो मैंने आउटपुट टैक्स मेरा 15 था, वो ही वापस इनपुट हो गया। तो when the time expired goods are destroyed by manufacturer, he would be required to reverse ITC of 15 and not of 10। तो जो 10 था ओरिजिनली वो नहीं, क्योंकि वो माल तो मैं बेच चुका। जो वापसी में मेरे पास 15 का आया ये मैं क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम 8 चीजें देख चुके हैं। 9th है अब हमारे सामने, टैक्स पेड इन fraud cases, detention, confiscation, etc. Tax paid is not available as ITC इन चीजों पर अगर वो फ्रॉड का केस है, कन्फिगेशन है, जब्त हो गई है, कोई चीज रोक ली गई है। These section prescribe the provisions relating to tax paid as a result of evasion of taxes or upon detention of goods or conveyance in transit or towards redemption of confiscated goods conveyance। देखिए मैंने माल भेजा, मैंने टैक्स वगैरह उस पर नहीं लगाया, बिना टैक्स के माल भेजा, माल रास्ते में पकड़ा गया, तो अब क्या होगा, क्या मुझको माल पकड़ा गया तो क्या मुझको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब जब उस पर टैक्स देना पड़ेगा मैं कहूंगा कि भैया मैंने टैक्स तो दे दिया, मैं आईटीसी लूंगा, तो नहीं, आईटीसी अब नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपने पहले से खुद से ही इस पे टैक्स नहीं लगाया था, वो तो माल पकड़ा गया, आपकी चोरी पकड़ी गई, तब आपने टैक्स दिया। अब आप जो ये चोरी पकड़ी गई, फ्रॉड कर रहे थे, उस पर जो टैक्स दे रहे हो उस पर आपको आईटीसी, या आईटीसी कब मिलेगा? जब आप अपने आप से टैक्स दे रहे हो। पकड़े जाने के बाद टैक्स दोगे तो आपको आईटीसी। तो ये था हमारा ब्लॉक क्रेडिट। तो ब्लॉक क्रेडिट में हमने क्लोज आई तक टोटल 9 केसेस देखे हैं, जहां पर हम लोग ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहां कहां आईटीसी क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 18, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो ये वाला सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।